हेलो फ्रेंड्स, आजकल NFT बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। बिग बी से लेकर नॉर्मल सिंगर तक सारे अपना एक NFT बनाने में लगे हुए हैं। तो क्या ये सिर्फ एक हाइप है? शायद नहीं, शायद हो भी सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि NFT क्या है, इसका वैल्यू क्या है और इसका यूज केसेस, जो रियल में यूज केसेस कहाँ कहाँ पे है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि NFT क्या है। तो अगर आपको ऑलरेडी NFT के बारे में पता है देन आप टाइम स्टैम्प यूज करके नेक्स्ट सेगमेंट में जंप कर सकते हैं। तो NFT का जो फुल फॉर्म है वो है नॉन फंजिबल टोकन। तो यानी कि ये फंजिबल नहीं है। तो फंजिबल क्या है? तो पहले देखते हैं कि फंजिबल का मीनिंग क्या है। तो फंजिबल का अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि फंजिबल का मीनिंग क्या है, देन इसका जो मीनिंग आता है वो होता है रिप्लेसेबल बाय अनदर आइडेंटिकल आइटम या फिर मैन्युअली इंटरचेंजेबल। यानी कि अगर आपके पास एक 100 रुपये का नोट है और मेरे पास भी एक 100 रुपये का नोट है, देन हम दोनों उसको एक्सचेंज कर सकते हैं और दोनों के पास जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एक डायमंड है और मेरे पास एक डायमंड है, देन हम दोनों उसे एक्सचेंज करने के लिए राजी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका डायमंड में शायद कट अलग हो, आपका डायमंड का पॉलिशिंग अलग हो, तो बहुत सारी चीज़ों में वो वेरी करता है। तो शायद देखने में वो सेम लगते हैं लेकिन हम दोनों उसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसी चीज़ को बोला जाता है NFT, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, जिसको कि हम इजीली एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेट्स से और एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम सभी तो मोनालिसा का पेंटिंग जानते ही है। तो लेट्स से एक तरफ एक प्रॉपर जो ओरिजिनल मोनालिसा का पेंटिंग और दूसरी तरफ है एक मोनालिसा का प्रिंटेड पेंटिंग, यानी कि उस पेंटिंग को हम लोग प्रिंट करके लाए हैं। तो एक तरफ उसमें आपको एक फील लगेगा, आपको एक जो नेचुरलिटी लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ भी वो लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि वो पेंटिंग नेचुरल नहीं है। उस एक ही नेचुरल पेंटिंग है पूरे वार्ड में, जो कि एक जगह पे है और दूसरी जगह पे पूरा फेक पेंटिंग है। तो दोनों जगह पे प्रोडक्ट सेम है, दोनों जगह पे फील सेम है, लेकिन वो जो ओरिजिनल है एक ही जगह पे है, यानी कि वो आइटम इंटरचेंजेबल नहीं है। तो यही बेसिक फंडा है नॉन फंजिबल टोकन का। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे इसको टोकन क्यों बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको समझना पड़ेगा। तो अभी मैंने बोल दिया कि सारे पीसेस यूनिक होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कोई आर्टिस्ट अपना एक NFT का, एक स्पेशल NFT का 10 पीसेस निकालते हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 पीसेस तो सेम है, 10 पीसेस में यूनिक क्या है। तो इसके लिए NFT का फंडा को समझते हैं। तो अगर एक आर्ट होता है और एक आर्टिस्ट चाहता है कि मैं इसका 10 पीसेस सेंड करूँ, देन वो पहले उस आर्ट का 10 कॉपीज बनाएगा और उस 10 आर्ट के साथ वो नेक्स्ट लेयर में एक इंडिविजुअल आइडिया ऐड करेगा हर एक आर्ट के साथ। तो दोनों मिला के लास्ट में एक टोकन फॉर्म होता है और उसको ही हम बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। यानी कि वो जो यूनिक आईडी होता है, वो जो सिग्नेचर होता है, वो हर आर्ट में अलग होता है। इसके वजह से कोई एक आर्ट दूसरे आर्ट से बिल्कुल भी नहीं मिलता और हर एक आर्ट का अपना एक यूनिक सिग्नेचर होता है, अपना एक यूनिकनेस होता है। इसीलिए वो किसी दूसरे आर्ट के साथ उसे एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। तो अभी तो हमने जान लिया कि NFT क्या है, नॉन फंजिबल क्यों बोला जाता है, उसको टोकन क्यों बोला जाता है और पूरा NFT का कंसेप्ट क्या है। तो अभी समझते हैं कि इसका कुछ वैल्यू है भी या नहीं। तो ये वैल्यू वाले पार्ट को समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो चीज़ों का वैल्यू कैसे डिराइव होता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों का बहुत सारे वैल्यू है, तो ये डिराइव कौन करता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का वैल्यू जानना है ना, तो बहुत सारे लोगों से पूछेंगे, देन उसका बहुत डिफरेंट आंसर रहेगा। तो ये सारा चीज़ मेनली डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू कौन डिराइव करेगा। जैसे अगर आप गवर्नमेंट से पूछेंगे कि भाई बताओ इसका वैल्यू क्या है, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि जिस चीज़ में ट्रस्ट ज़्यादा होता है ना, उस चीज़ में वैल्यू ज़्यादा होता है। लेट्स से जो हमारा करेंसी है, जो 100 रुपये का नोट्स है, उसका टोटल वैल्यू 1 या 2 रुपीज़ है, जो उस पेपर का वैल्यू है या फिर जो प्रिंटिंग का वैल्यू है। लेकिन गवर्नमेंट उससे 2000 रुपीज़ भी प्रिंट करती है, 10,000 भी प्रिंट करती है और 100 रुपये का नोट भी प्रिंट करती है। तो वो सारा चीज़ डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट हमें ट्रस्ट दे रही कि उसका वैल्यू इतना है। अगर आप CDM में चले जाएंगे जहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट बोल दे कि इस रुपये का वैल्यू इतना है, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्री में हो रहा है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, US गवर्नमेंट, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जो स्ट्रांग है, जो स्टेबल है, अगर वो बोल रहे कि हमारे करेंसी का वैल्यू इतना है, देन उसका वैल्यू इतना है। तो ये सारा चीज़ लास्ट में ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है गवर्नमेंट के हिसाब से। अगर आप एक इकोनॉमिस्ट को पूछेंगे, भाई बताओ इसका वैल्यू कैसे डिराइव करना है, देन वो बोलेगा अगर स्कैर्सिटी ज़्यादा है देन उसका वैल्यू ज़्यादा है। तो सारा चीज़ जैसे कि गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इसे बहुत सारी चीज़ों का वैल्यू और स्कैर्सिटी के बेसिस पे ही लिया जाता है एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एक फिलोसोफर को पूछेंगे तो वो बोलेगा कि अगर चीज़ अच्छा है देन उसका वैल्यू बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। अगर चीज़ अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा है, देन उसका वैल्यू कम होना चाहिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है मार्केटर को अगर पूछेंगे तो वो बोलेगा कि चीज़ों को उस पकड़ने में, उसको देखने में जो फील आता है ना, उससे वैल्यू डिराइव होता है।
लेट्स से इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं जो वन ऑफ द फेमस मार्केटर और इनोवेटर है स्टीव जॉब्स का। तो स्टीव जॉब्स का जो थिंकिंग भी कुछ मार्केटर की तरह था, इसीलिए उन्होंने आईफोन के प्राइस को या फिर एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत ही ज़्यादा हाई रखा था, क्योंकि उन्हें पता था उसको पकड़ने में एक फील आता है, उसको एक देखने में फील आता है, वो एक स्टेटस सिंबल है, इसीलिए उन्होंने उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई रखा था। तो अभी तो हमने जान लिया कि डिफरेंट प्रोडक्ट का वैल्यू डिफरेंट पर्सन के हिसाब से वेरी करता रहता है। तो NFT का वैल्यू यहाँ पे कौन से जगह पे सेटिस्फाई करता है। तो पहले देखते हैं कि एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कैर्सिटी देखा जाता है। तो एक तरह का NFT, अगर आपके पास एक NFT है देन वो यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में उसके जैसा कोई NFT है ही नहीं। अगर कोई है देन वो फेक है। अगर आपके पास उसका डिजिटल राइट्स है देन आपके पास एक ही है। तो स्कैर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सेटिस्फाई करता है। दूसरे देखते हैं मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो NFT को अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म अपने खुद के प्लेटफॉर्म में शामिल करने का ट्राई करें, यानी कि आप शो कर सकते हैं कि आपके पास NFT है, यानी कि वो आपको एक स्टेटस सिंबल मिलेगा जो कि एप्पल आईफोन से मिलता है और डिफरेंट डिवाइसेस से मिलता है। तो उसी तरह से वो लोग अपना एक स्टेटस सिंबल बनाए कि उसका एक फील लाने का ट्राई करें। तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई होता है। लेकिन जो तीसरा चीज़ हो जाता है वो है जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ट्रस्ट। डिपेंड करता है यहाँ पे आपका कहाँ से आप NFT करें, आप बिग बी का NFT करें या फिर किसी भी एक रैंडम आदमी से NFT करें जिसका खुद का कोई वैल्यू हो, वो आपको एक अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। अगर उसका कोई अच्छा वैल्यू नहीं है, उसका खुद का ही कुछ रेपुटेशन नहीं है, वो खुद ही कुछ नहीं है, लेकिन आप उससे NFT खरीद लेते हैं कि वो मुझे वैल्यू प्रोवाइड करेगा, देन आप ऑब्वियसली उससे कम वैल्यू पाएंगे और यहाँ पे ट्रस्ट का फैक्टर टूट जाता है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से NFT करें और आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। और अगर एक फिलोसोफर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो गुड और बैड को देखता है, यानी कि वो NFT से क्या आप अच्छाई को सपोर्ट करें या फिर बुराई को कुछ सपोर्ट करें, या फिर किसी एक एपिल ग्रुप में शामिल हो रहे या फिर एक अच्छे कम्युनिटी में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह से NFT का वैल्यू निकाला जाता है। तो डेफिनेटली NFT का वैल्यू है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा NFT खरीद रहे हैं और इसके बदले आपको क्या मिल रहा है और आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। तो अभी आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के कि इसका यूज केसेस कहाँ आते हैं। तो NFT का जनरली 4 यूज केसेस होता है, मतलब बहुत सारे यूज केसेस लोग आपको बताएंगे, लेकिन ये 4 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। तो इस 4 कैटेगरी को मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रिमूव डुप्लीकेसी, यानी कि आप देखते हैं कि जब आप प्लॉट खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे डुप्लीकेसी का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। कोई एक आर्ट खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे डुप्लीकेसी का फैक्टर हाई होता है। वहाँ पे बहुत सारे फेक आर्टिस्ट होते हैं जो कि रैंडम आर्ट बना के सेम आर्ट को ही बना के फेक आर्ट को सेल कर देते हैं। और या फिर आप एक सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो बहुत सारे फेक सर्टिफिकेट भी बनते हैं। तो NFT को हम रियल वर्ल्ड में इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपका एक सर्टिफिकेट है देन उसको हम NFT के साथ ऐड कर देंगे या फिर एक NFT के साथ अटैच कर देंगे, देन उसका डुप्लीकेसी नहीं हो सकता। और वो डुप्लीकेट कोई कर भी देता है देन हम इजीली उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और उसको रंग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द मेन यूजेज है NFT का, जो कि अभी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज में लाया जा सकता है। और दूसरा जो कि अभी बहुत ही कॉमनली यूज हो रहा है वो है आर्ट, क्योंकि बहुत सारे जो डिजिटल आर्टिस्ट थे जिनको पेंटिंग करना नहीं आता था, लेकिन जो इलस्ट्रेटर में या फिर फोटोशॉप में अच्छा आर्ट करना आता था, तो वो खुद अपना आर्ट बना के OpenSea में बेच रहे, यानी कि डिफरेंट NFT प्लेटफॉर्म में सेल करे और उसके बदले वो अपना आर्ट को मोनेटाइज कर पा रहे और खुद का अपना एक ब्रांड बना रहे। नॉट ओनली आर्टिस्ट, जो हमारे सिंगर्स भी है जिनको अपने जो पेमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता, और उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो आप आई बटन में है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो उन लोगों का जो मेजॉरिटी ऑफ द पैसा है वो म्यूजिक लेबल्स ले जाते हैं। तो NFT के जरिए वो अपने गानों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करके NFT के जरिए सेल कर देते हैं। तो जब भी कोई गाना सुनता है तो उनको अपना एक रिकरिंग रेवेन्यू मिलता जाता है। तो इस तरह से आर्टिस्ट इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे और अपना आर्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से मोनेटाइज भी कर पा रहे हैं। और तीसरा फैक्टर ये है कि इसे हम एक प्रीमियम मेंबरशिप के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रीमियम क्लब एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लोगों को ही या फिर रिच लोगों को ही एंट्री मिलता है। तो कुछ NFT का यूज केसेस अभी उस तरह से होने लगा, जैसे कि गैरी वी का NFT हो गया, डिजिटल प्रतीक का NFT हो गया, या फिर जो क्रिप्टोपंक्स है वो NFT को अगर आप खरीदते हैं देन आपको एक प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर में एंट्री मिलेगा, एक प्रीमियम ग्रुप में एंट्री मिलेगा। तो वहाँ पे बहुत ही रिच और एक हाई लेवल के लोग होते हैं। तो अगर आप एक NFT को यूज करते हैं देन आपको कुछ स्पेशल रेस्टोरेंट में एक एंट्री मिलेगा और बहुत सारे लोगों के साथ आप नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से NFT को आप एक प्रीमियम मेंबरशिप के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं।
और चौथा और सबसे अंडररेटेड और सबसे न्यू जो अभी NFT का यूज आया है, इसको हम क्राउड फंडिंग या फिर इसको तो फंड रेज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि मिस्टर बीस्ट ने अपना एक जो स्क्वाड गेम्स का एक पूरा अपना सीन बनाया था, अपना एक पूरा सेटअप बनाया था। तो उस तरह का सेटअप बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा स्पेंड होता है। तो इसीलिए बड़े बड़े क्रिएटर्स क्या प्लान करें कि वो अपना खुद का NFT लॉन्च करेंगे और उस NFT का 10 या 12 पीसेस लॉन्च करेंगे। तो जो कोई भी वो NFT खरीदेगा उसके जरिए उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और उस पैसे को यूज़ करके वो अपना उस तरह का एक हाई स्टैंडर्ड का एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो से जो भी इनकम होता है उस सारा इनकम को कुछ कुछ पीसेस में उन लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि आप अगर इस तरह का एक NFT खरीदते हैं देन आप उस क्रिएटर के जर्नी में एक पार्ट बनते हैं और एक तरह से आप उनको एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। और उसी सेम चीज़ को अभी बहुत सारे स्टार्टअप भी इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करें और अपना खुद का NFT बनाने का प्लान करें, उसके जरिए अपना फंडिंग भी रेज करने का ट्राई करें। तो ये था पूरा NFT का कॉन्सेप्ट। NFT क्या है, NFT का वैल्यू कुछ है भी नहीं और इसका प्रॉपर यूज केसेस कहाँ कहाँ पे। तो आई होप आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त को भी इसके जरिए वैल्यू मिले तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।